हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि ये क्लास थोड़ी लेट हो गई बिकॉज़ कोई मेरा इशू था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। अब मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ क्लासेस डालूँ, है ना। आपका कोई भी नुकसान मैं नहीं करूँ, है ना। मेरी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि भाई आपका कोई भी घाटा नहीं हो, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि भाई, है ना, उन टीचर की वजह से हमारा सिलेक्शन रुका। तो ये टीचर तो आपके लिए या फिर एज ए भैया ये आपके लिए पूरी मेहनत करेगा, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। पहले हमने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था, कोड डेटा तक, ठीक है। हम कोड डेटा तक पढ़े। कोड डेटा के हमने कोड डेटा के दो भाग पढ़े, है ना। मतलब उनको हमने बोला प्रोटो कोड डेटा, एक जो नए कोड डेट्स हैं उनको हमने क्या बोला, यू कोड डेटा, ठीक है। फिर हमने प्रोटो कोड डेटा जो है पुराने कोड डेट्स हैं उनको भी कितने भागों में बांटा, दो भागों में। कौन कौन से, एक तो यूरो कोड डेटा और एक सिफेलो कोड डेटा, ठीक है। ये दो भागों में बांटा। फिर उसके बाद हमने जो हमारे पास यू कोड डेटा है ना, जो नए कोड डेट्स है उनको भी हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। सॉरी, उनको दो भागों में नहीं बांटा। पहले तो रज्जू के आ गए उनके अंदर कि भाई जिसके अंदर नोटो कोड क्या होगी, जीवन पर्यंत बनी रहेगी उनके अंदर, ठीक है। उनके अंदर फिर हमने कितने भागों में बांट दिया, रज्जुकी को भी चार भागों में, ठीक है। चार भागों में नहीं, उससे पहले हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। कौन कौन से, जिनके अंदर जबड़े रहेंगे वो रज्जुकी, और जिनके अंदर जबड़े नहीं रहेंगे, है ना, वो वाले। तो जबड़े जिनके अंदर रहेंगे उनको तो हमने क्या बोल दिया, ग्नेथोस्टोमेटा, और जिनके अंदर जबड़े नहीं है उनको हमने क्या बोल दिया, एग्नेथोस्टोमेटा। फिर एग्नेथोस्टोमेटा में हमने क्या पढ़ा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़े कौन से, जबड़े युक्त, है ना, जिसको ग्नेथोस्टोमेटा बोला। उसमें हमने चार पढ़े, कौन कौन से, एक तो रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबिया हो गया, एवीज हो गया और मेमल्स हो गए, है ना। ये कौन से हो गए हमारे एक भाग में, तो ये चार। और एक में हम क्या पढ़ेंगे, मछलियाँ, जिनको हम क्या बोला, पीसीस। और पीसीस में भी हम दो पढ़ेंगे, एक तो उपास्थल मछलियाँ और एक अस्थिल मछलियाँ। तो ये पीसीस हमने पढ़ लिया था, ठीक है। पीसीस पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था पूरा पीसीस, है ना, पूरा समझा दिया था, है ना। और कौन कौन सा समझा दिया था, रेप्टाइल्स हो गया था, उभयचर हो गया था, एम्फीबिया हो गया था, रेप्टाइल सरीसृप हो गया था, एवीज हो गया था, पक्षी, है ना, और मैमल्स स्तनधारी, जो कि हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार वापस आपको रिकॉल कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखो इनकी विशेषताएं पढ़ी थी कि क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था बाह्य कंकाल, मतलब कि उनकी बाहरी संरचना किससे बनी होगी। तो जो पीसीज है उनके अंदर किससे बनी होती है, डर्मल स्केल से, ठीक है। फिर उसके बाद एम्फीबिया, किस, इसके अंदर क्या होता है, स्केल अनुपस्थित होता है। स्केल समझ के मैंने क्लास में भी आपको समझा दिया था, तो मैं वापस नहीं, है ना, बताऊंगा उसको, जल्दी जल्दी क्लास लूँगा ताकि, है ना, हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले समझा रखी है तो वापस इनको समझाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, स्केल अनुपस्थित होगा। अपवाद में कौन हो गया, सिलेसिया, जो तुम्हें याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सरीसृप रेप्टाइल्स, इनके अंदर क्या होता है, एपिडर्मल स्केल, ठीक है। कुछ के अंदर बोन्स की प्लेट भी होती है, कुछ के अंदर क्या होता है, बोनियल, है ना, स्केल्स होते हैं। तो ये चीज़, ठीक है, ये याद रख लेना, बट ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है दोनों, ठीक है। फिर एवीज के अंदर क्या होता है, एपिडर्मल होता है, ठीक है। स्केल केवल कहाँ पर होते हैं, पश्चपाद के अंदर। फिर हमने क्या पढ़ा, मैमल्स, मैमल्स के अंदर क्या होता है, एपिडर्मल हेयर, मतलब बाल होते हैं, जो क्या करते हैं, शरीर के तापमान को बनाए, है ना, संतुलन बनाए रखते हैं। फिर तापमान मैंने बताया था विषम तापी होते हैं, है ना। कौन कौन विषम तापी होते हैं, तो पीसीस, जो रेप्टाइल्स है वहाँ तक कैसे होते हैं, विषम तापी। फिर उसके बाद समतापी होते हैं, कौन कौन होता है, एक तो एवीज हो गया और हमारे पास मैमल्स हो गए, ठीक है। इनका मतलब मैंने पहले ही समझा दिया था, तो है ना, थोड़ी फास्ट ही चलेगी क्लास, है ना। जल्दी जल्दी इसको थोड़ी स्पीड में देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, त्वचीय ग्राही। त्वचीय ग्राही में क्या होगा, श्लेष्मा ग्रंथि होगी, ठीक है। किस किस के अंदर होगी, एक तो हमने देखा कि भाई जो हमारे पास कौन कौन है, पीसीज है, उसके अंदर क्या होगी, श्लेष्मा ग्रंथि होगी। एम्फीबिया, उभयचर के अंदर क्या होगी, श्लेष्मा ग्रंथि होगी। रेप्टाइल्स के अंदर क्या होगी, एक ग्रंथि शुष्क मृत त्वचा, मतलब कि उनके अंदर क्या होगी, जीवित संरचना नहीं होगी, मृत संरचना होगी, ठीक है। फिर एवीज के अंदर क्या होगी, एक ग्रंथिल त्वचा, उनके अंदर भी ग्रंथियां नहीं होगी, बट कहाँ पर रहती है, पूंछ के आधार पर, है ना, पूंछ के आधार पर होती है। और वो कौन सी ग्रंथि है, तेल ग्रंथि होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेन ग्लैंड, है ना, प्रेन ग्रंथि। फिर उसके बाद जो मेमल्स है उनके अंदर कौन कौन सी होती है, एक तो तेल ग्रंथि होती है ना, जो क्या करती है, सिबेसियस को स्त्रावण करती है। और कौन होती है, श्वेत ग्रंथि, जो हमारे पसीना, है ना, जिनसे पसीना निकलता है, वो कौन होती है, सूडोरिफिक, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पिछली क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा, हृदय कक्षक, कि भाई जो हमारे पास कौन कौन हो गए, इनके अंदर कितने कक्षक होते हैं, दो। जो हमारे पास पीसीज है उनके अंदर दो कक्षक
कक्षक। जो हमारे पास कौन आ गए उसके बाद एम्फीबिया उभयचर, उनके अंदर 3 कक्षक। और उसके बाद रेप्टाइल, उनके अंदर भी 3 कक्षक। ठीक है, ये 3.5 ये तुम्हें याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना 3 कक्षक। और कोडेट जो क्रोकोडाइल है उनके अंदर कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक। तो ये अपवाद याद रखना कि भाई क्रोकोडाइल में कितने कक्षक होते हैं? 4। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स है, जितने भी सरीसृप है, उनके अंदर कितने? 3। ठीक है, और जो क्रोकोडाइल है उनके अंदर कितने कक्षक? 4 कक्षक। ठीक है, फिर एवीज जो हमारे पास पक्षी है उनके अंदर भी 4 कक्षक, और जो हम मैमल्स है उनके अंदर भी कितने कक्षक? 4 कक्षक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि भाई कपालीय तंत्रिकाएं बता दी। कपालीय तंत्रिकाएं क्या है? इनके अंदर कितनी होती है? 10 पेयर। इनके अंदर 10 पेयर, इनके अंदर कितनी होती है? 12 पेयर। कहाँ से शुरू हो रही है? ये सरीसृप रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स के अंदर कितनी? 12 पेयर। और जो हमारे पास एवीज है पक्षी, उनके अंदर भी कितनी? 12 पेयर। और जो हम मैमल्स है ना स्तनधारी, उनके अंदर भी कितनी? 12 पेयर। फिर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हमने बताई दिया क्या है ये, है ना, मोनोकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक। मतलब अगर एक प्रवर्ध होगा तो मोनोकॉन्डाइलिक, और अगर 2 प्रवर्ध निकले होंगे तो डाइकॉन्डाइलिक। तो जो हमारे पास कौन हो गए? पीसीज के अंदर मोनोकॉन्डाइलिक। रेप्टाइल्स है ना, जो सॉरी रेप्टाइल नहीं, जो सरीसृप है, जो उभयचर है ना, एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंदर भी कितने? डाइकॉन्डाइलिक। ठीक है, और ये डाइकॉन्डाइलिक और किसके अंदर? हमारे पास मैमल्स के अंदर, है ना। तो ऐसे याद रख लेना, माफी, है ना, माफी से याद रख लेना। मैमल्स के अंदर भी डाइकॉन्डाइलिक, और फी मतलब क्या हो जाएगा? एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर भी एम्फीबिया, है ना, एम्फीबिया के अंदर भी क्या हो जाएगा? डाइकॉन्डाइलिक। तो ऐसे याद रख लेना, माफी के अंदर क्या होगा हमारे पास? डाइकॉन्डाइलिक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? अंत्यकण। अंत्यकण मतलब क्या होगा? हमने देखा कि भाई कान का मेन काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। कान के कितने भाग होते हैं? 3। एक तो अंत्यकण, मध्यकण और बाह्यकण। तो अंत्यकण के अंदर क्या होता है कि भाई किस किस के अंदर अंत्यकण होता है? तो सभी के अंदर। एवीज में भी होगा, है ना, जो हमारे पास मैमल्स है उनके भी अंदर होगा, रेप्टाइल्स के अंदर भी होगा, है ना, और पीसीज के अंदर भी होगा। तो सबके अंदर अंत्यकण तो होता है, बट जो मध्यकण है वो जो हमारे पास पीसीज है उनके अंदर क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और जो हमारे पास रेप्टाइल्स, है ना, और जो हमारे पास क्या है? पक्षी वगैरह है ना, इनके अंदर क्या होता है? होता तो है बट कम विकसित होता है, उनके अंदर कण अस्थियां होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? मैमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर तो विकसित ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकसित कौन है? हम मैमल्स ही है, स्तनधारी है। ठीक है, फिर बाह्य कण, ये पिन्ना, है ना, फिर एमनियोटिक झिल्ली। तो ये सब मैंने बता दिया था, एक बार वापस बता देता हूँ। बाह्य कण, है ना, केवल किस में होता है? एक तो एवीज यानी पक्षी के अंदर, और एक हमारे अंदर स्तनधारी के अंदर। ठीक है, फिर पिन्ना, पिन्ना समझ गए, इसको क्या बोलते हैं हम? पिन्ना। ये किस किस के अंदर होगा? केवल हमारे अंदर, जो केवल मैमल्स है उसका ही गुण है पिन्ना का पाया जाना। फिर एमनियोटिक झिल्ली मैंने बताई दिया कि भूमि के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक झिल्ली। वो कहाँ कहाँ पर रहती है? एक तो रहेगी हमारे पास जो कौन है? सरीसृप, उनके पास पक्षी, उनके पास, और कौन हो गए? मैमल्स। रटने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो भी पृथ्वी पर रहता है उनके अंदर क्या होगी? जल को हानि करने की क्षमता होगी, क्योंकि वो जल में तो रह नहीं रहे, तो इनके अंदर ही जल की हानि होगी। और हमें बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना है कि भाई जल की हानि नहीं हो, तो नहीं हो तो इसके लिए हम कौन सी झिल्ली ला देंगे? एमनियोटिक झिल्ली। तो हमें वैसे ही बताया कि भाई किस किस के अंदर होगी? सरीसृप के अंदर, और हमारे पास जो पक्षी है उनके अंदर, और जो स्तनधारी है उनके अंदर क्या होगी? एमनियोटिक झिल्ली। और एमनियोटिक झिल्ली मैंने पहले बता ही दिया था। ठीक है, ये हमारी हो गई। फिर उपास्थल मछलियाँ, अस्थिल मछलियाँ, इनके हमने गुण, क्लेस्पर वगैरह सारे बता दिए थे। ये मैं वापस नहीं बताऊंगा, एक बार आप रिवाइज करना इनको, है ना, और एक बार वापस रिकॉल कर लेना। तो ये रिकॉल करने के बाद क्या करना? आगे वाला जो लेक्चर देख रहे हैं वो देख लेना। ठीक है, तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, है ना, मैमल्स, स्तनधारी। ठीक है, उभयचर तक तो हो ही गया था। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? स्तनधारी। ठीक है, हमने पीसीज वगैरह सब चीज़ें पढ़ ली, आपको पता है, मैंने सब पढ़ा दिया है, और आपको मैंने सारे एग्जाम्पल भी लर्न कराए थे, याद करवाए थे सारे। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि भाई सरीसृप के अंदर जो हमारे पास वृक्ष मछली होती है ना, और जो हमारे पास बगीचे की मछली, है ना, केलोटस, है ना, कैमेलियन, फिर उसके बाद हमने हेमिडेक्टाइलस, घरेलू मछली, तो ये एग्जाम्पल हमने देखे थे। फिर सरीसृप में के अंदर पॉइजनस, नॉन पॉइजनस देखे थे, है ना। पॉइजनस के नॉन पॉइजनस के अंदर कौन कौन से देखे थे? अजगर वगैरह, है ना। और जो पॉइजनस है उनके अंदर कौन कौन से देखे थे हमने? एक तो हमारे पास जो कौन सा हो गया? कोबरा, फिर किंग कोबरा, तो ये कौन थे? पॉइजनस थे। फिर बाद में हम कौन से देखे? एविस के अंदर, एविस के अंदर हमने अलग अलग प्रकार के देखे, शतुरमुर्ग देखा था, है ना। फिर उसके बाद कपोत, कौवा, तोता, सिटिक्यूला, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल एक बार आप वापस रिवाइज कर लेना, क्योंकि मेरे बताने का कोई मीन नहीं है। अगर
अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ भी नहीं सकता क्योंकि आप लाइव हो नहीं। सो आप ही वापस रिवाइज करना, बिना देखे उन एग्जाम्पल को लिखना, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या तो कमेंट कर देना या फिर जब भी आप यहाँ पर आओ क्लास के अंदर तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मेमल्स। मेमल्स मतलब क्या हो गए, स्तनधारी। स्तनधारी का वर्ड से ही पता चल रहा है, स्तनधारी। स्तन मतलब क्या हो जाएगी, जो भी स्तन ग्रंथियाँ है वो, उनके अंदर क्या होगी, स्तन ग्रंथियाँ। मतलब मेमल्स के अंदर क्या होगी, स्तन ग्रंथियाँ। ये किसी भी अपवाद नहीं है कि भाई हम बोलेंगे स्तनधारी मतलब किसी के अंदर अपवाद आ जाएगा कि भाई मेमल स्तनधारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। जो मेमल्स है उनका सभी के अंदर क्या होगी, स्तन ग्रंथियाँ होगी। किसी के अंदर हो सकता है विकसित हो और किसी के अंदर हो सकता है विकसित नहीं हो, तो ये कंडीशन हो सकती है। बट स्तन ग्रंथियाँ रहेगी सब में। जैसे जो मादा है उनके अंदर स्तन ग्रंथियाँ क्या होती है, विकसित हो जाती है। बट जो नर होता है उनके अंदर विकसित नहीं होती है, क्योंकि उनको क्या होता है कि भाई जो शिशु उत्पन्न होता है उनको जो दुग्ध का स्त्रावण है वो केवल मादा करेगी, तो हमारे को ज़रूरत ही नहीं है। तो नर के अंदर क्या होगा, स्तन ग्रंथियाँ डेवलप ही नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या है, मेमल्स, ठीक है। स्तन ग्रंथियाँ क्या होती है, उपस्थित, समझ गई है। ये विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, देखते हैं ना, जितने भी स्तन जो स्तनधारी है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों मतलब जब हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग स्तनधारी मिलते हैं हमें, है ना। हम खुद मनुष्य भी रह सकते हैं वहाँ पर, पहाड़ों पर भी रह सकते हैं ना, बहुत जंगली जानवर देखते हैं वो भी रहते हैं, और जितने भी पहाड़ों के अंदर मिलते हैं, है ना, तो वो कहाँ पर रहते हैं, पहाड़ों पर। फिर जंगलों पर भी हमें पता है स्तनधारी रहते ही है ना, शेर, चीता सब कहाँ रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं। और पक्षी वगैरह, पक्षी तो एविस हो गए, है ना। बट जो मेमल्स है उनके अंदर क्या क्या हो जाएंगे, जिनके अंदर स्तन ग्रंथियाँ होगी, लोमड़ी वगैरह, है ना। तो ये क्या है, ये सभी स्तनधारी है, तो जंगलों में भी रहते हैं। फिर हमारे पास क्या हो जाएंगे, घास के मैदानों में, है ना, देखते हैं हम बकरी भेड़ वगैरह, वो कहाँ पर रहती है, घास के मैदानों में। फिर जल के अंदर भी रह सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जल में कौन कौन स्तनधारी रहता है ना। जो आप पढ़ते हो कि भाई डॉल्फिन, है ना, वो क्या है, वो स्तनधारी है और कहाँ पर रहती है, जल के अंदर रहती है। उनके अंदर बाल उपस्थित नहीं होते, है ना। हम बोलते हैं ना कि भाई स्तनधारी के अंदर बाल होते हैं, बट जो हमारे पास जो जलीय स्तनधारी होंगे उनके अंदर बाल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि भाई स्तनधारी कहीं पर भी रह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि भाई स्तनधारी की जो बॉडी है, शरीर है, उसको भी हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन कौन सा, एक तो सिर जो हम देखते ही है, गर्दन, है ना, धड़ और पूंछ। अब आप बोलोगे कि सर पूंछ तो है ही नहीं, है ना। बट जब बच्चे होते हैं तो उनके अंदर डेवलप होती है पूंछ, बट वो जो है वो क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हमारे अंदर पहले पूंछ थी, जैसे हम बंदर से आए, है ना, तो पहले होमो इरेक्टस, है ना, तो हम जो भी बंदर थे उनके अंदर पूंछ थी, उससे ही हम डेवलप हुए। तो पहले तो थी पूंछ, है ना, बट अभी हमारे अंदर पूंछ नहीं है। तो शुरू में जब बच्चे होते हैं उस टाइम होती है, बट जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं वो पूंछ नहीं रहती है, ठीक है। तो कौन सा भाग हो गया, एक पूंछ। तो हमारे कितने भाग, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ, ठीक है। ये कितने भाग होते हैं हमारे, 4 बॉडी के, ठीक है। अब जो मेमल्स है उनको हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कैसे बांटा कि भाई एक तो पुराने थे, एक उनके अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट आया, थोड़ी और चीज़ें सुधरी, फिर उसके बाद एक बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, है ना। तो उनके आधार पर हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा प्रोटोथीरिया मतलब पुराने, तो उनको हमने क्या बोल दिया, प्रोटोथीरिया। मेटाथीरिया मतलब उनसे ज़्यादा डेवलपमेंट है उनके अंदर, डेवलपमेंट मतलब ज़्यादा विकसित है वो, ठीक है। फिर यूथीरिया के अंदर तो सब चीज़ें विकसित है, तो ये कौन से हो जाएगा हमारे पास, यूथीरिया, ठीक है। तो इनके अंदर देखो हम विशेषता पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या विशेषता है। पिन्ना समझ गए तुम, पिन्ना क्या है ना, जो हमारे पास ये पिन्ना है इसको हमने बोला। जो प्रोटोथीरिया उनके अंदर तो पिन्ना ही नहीं होता है, तो है ना। अब देखते हैं हम, हमारे अंदर तो है, बट जो हम प्रोटोथीरिया देखेंगे उनके अंदर पिन्ना है ही नहीं। फिर मेटाथीरिया, इनके अंदर क्या होता है, पिन्ना होता है। और जो यूथीरिया उनके अंदर भी क्या होगा, पिन्ना होगा। पिन्ना मतलब समझ गए, ठीक है। फिर निप्पल्स क्या होती है, जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारे शिशु होते हैं ना, स्तनधारियों के अंदर जो शिशु होते हैं उनको हम दुग्ध स्त्रावण, है ना, उनको जो दूध पिलाते हैं वो निप्पल्स की सहायता से पिलाते हैं। तो जो प्रोटोथीरिया उनके अंदर निप्पल्स है ही नहीं, इसलिए हमने प्रोटोथीरिया बोला उसको कि भाई पुराने, ओल्ड है। फिर मेटाथीरिया में क्या होगा, आ गए वो विकसित हो गए। फिर यूथीरिया में क्या होगा, वो विकसित हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, कार्पस कैलोसम। ये कार्पस कैलोसम क्या होगा कि भाई जो प्रोटोथीरिया उनके अंदर तो उपस्थित होगी, ठीक है। उसके बाद जो मेटाथीरिया उनके अंदर भी उपस्थित होगी, इनके अंदर तो उपस्थित नहीं होगी, है ना। प्रोटोथीरिया में उपस्थित नहीं होगी क्योंकि पुराने, ओल्ड है, उनके अंदर विकसित चीज़ें नहीं है, तो इनके अंदर तो कार्पस कैलोसम उपस्थित नहीं होगी, ठीक है। फिर यूथीरिया के अंदर और मेटाथीरिया, है ना, मेटाथीरिया और यूथीरिया, इनके अंदर क्या होगी, उपस्थित होगी कार्पस कैलोसम। फिर उसके बाद कौन आ गया हमारे पास, वृषण कोष, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास वृषण कोष होते हैं ना,
स्क्रोटम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, वो प्रोटोथीरिया के अंदर तो अनुपस्थित होंगे, है ना। जो हमारे वृषण होते हैं वो क्या करते हैं, वृषण एक थैली नुमी संरचना के अंदर हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं, नर के अंदर, है ना। तो वो जो जिस थैली के अंदर आते हैं उसको हम वृषण कोश बोलते हैं। तो इन जो प्रोटोथीरिया उनके अंदर वो अनुपस्थित है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मेटाथीरिया उसके अंदर उपस्थित होगा, ठीक है। फिर यूथीरिया उसके अंदर भी क्या होगा, उपस्थित। समझ गए, ये वृषण कोश समझ गए कि भाई क्या होता है वृषण कोश। वैसे भी आपने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया तो उसके अंदर आपको पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एनस या क्लोका। एनस तो मतलब तो क्या हो गया, एनस का मतलब क्या है, गूदा, ठीक है। और क्लोए का मतलब अवस्कर, जो मैंने पहले बता दिया कि भाई जनन न लिखा आएगी, और जो हमारे पास उत्सर्जन न लिखा है वो, और जो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, गुदा, है ना। वो तीनों मिलकर एक संरचना बनती है, उसको हमने क्या बोल दिया था, क्लोका या अवस्कर। तो प्रोटोथीरिया उनके अंदर क्या होगी, अवस्कर उपस्थित होगी। जो मेटाथीरिया है उनके अंदर क्या होगी, एनस। एनस मतलब गुदा होगी, ठीक है। और जो यूथीरिया उनके अंदर भी क्या होगी, एनस होगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास। फिर उसके बाद क्या है, ये स्तन ग्रंथि, इनके अंदर मतलब जो बच्चा उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, ये तो होता है अंडप्रजक। अंडप्रजक मतलब अंडे देंगे, है ना। जो प्रोटोथीरिया होगा वो क्या करेंगे, अंडे देंगे। और जो मेटाथीरिया होगा वो जरायुज होगा, और जो यूथीरिया है वो भी कैसे होंगे, जरायुज। हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, जो हम होते हैं वो हम अंडे तो नहीं देते, डायरेक्ट शिशु को उत्पन्न करते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, जरायुज। और जो अंडे उत्पन्न करते हैं उनको हमने क्या बोल दिया, अंडज बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब क्या है देखो, उदाहरण के लिए हमने क्या पढ़ा, ओर्निथोरिंकस, जिसको हम क्या बोलते हैं, केबिल प्लेटिपस, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डक बिल प्लेटिपस। एग्जाम्पल क्या है, ओर्निथोरिंकस, है ना। ओर्निथोरिंकस क्या है, डक बिल प्लेटिपस। ये क्या होता है हमारे पास, ये जलीय स्तनधारी है ना। तो ये सरीसृप और जो स्तनी है उसके मध्य की संयोजक कड़ी भी है। तो एक एग्जाम्पल ये याद रखना, क्या, ओर्निथोरिंकस। क्या है, ये मेटाथीरिया, ठीक है। फिर कंगारू किसके अंदर आ जाएगा हमारे पास, है ना, ये प्रोटोथीरिया, है ना। ओर्निथोरिंकस है ना, किसका एग्जांपल है, प्रोटोथीरिया, पुराने वाले का। मेटाथीरिया का कौन हो जाएगा हमारे पास, कंगारू। और यूथीरिया का आगे हम पढ़ेंगे गाय वगैरह, बिल्ली, डॉग, है ना। जितने भी डेवलप जो है वो सब किसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास, यूथीरिया के अंदर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, है ना। ये डकबिल प्लेटिपस क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है, मतलब कि एक जीव है ये भी। और इसको हम किस में रखते हैं तो कोर्डेटा के अंदर ही है। कोर्डेटा में भी किसके अंदर, मेमल्स के अंदर। फिर मेमल्स के अंदर भी हम किस में रखते हैं, प्रोटोथीरिया। क्योंकि हमने इनके लक्षण देखे, इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें सही से नहीं मिली, इसलिए हमने बोल दिया कि भाई ये कैसे ओल्ड है थोड़े। तो ये बस एग्जाम्पल याद रखना है तुम्हें, और बाकी जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है बाकी कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल याद रखो तो रख लेना, वरना ठीक है छोड़ देना, है ना। ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसके अंदर, बस ये लास्ट वाले एग्जाम्पल देखने हैं। और इनकी विशेषताएं देख लेना कि मेमल्स की विशेषताएं क्या क्या है ना। वो समतापीय, विषमतापीय, डाइकोंडाइलिक है, मोनोकोंडाइलिक है ना। स्तन ग्रंथियाँ होती है वो, और भी जो भी चीज़ें वो देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, अब इनके यूनिक लक्षण, है ना, कि भाई इनके अंदर क्या क्या चीज़ें है जो केवल स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है। तो देखो सबसे पहले क्या है, स्तनधारी के लक्षण। इनके अंदर यूनिक लक्षण के केवल स्तनधारी में मिलते हैं और सभी स्तनधारी में मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि मतलब समझ गए कि वो क्या करेगी, ग्रंथि दूध का निर्माण करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डायाफ्राम, है ना। जो डायफ्राम देखते हो आप, डायफ्राम जानते हो ना, हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े के नीचे एक पतली परत नुमा संरचना मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। जब हम श्वासन लेते हैं तो ये डायफ्राम हमारे श्वसन में सहायता करता है, ठीक है। जस्ट हमारे जो ये फेफड़े है ना, इसके जस्ट यहाँ पर नीचे चपटी संरचना होती है, ठीक है, गुंबदाकार ऐसी, है ना। तो वो ही हमारे पास, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। समझ गए डायफ्राम क्या है। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर बोल देना, ठीक है। दुग्ध ग्रंथि समझ गए, जो क्या करेगी, दुग्ध का निर्माण करेगी। अब आप बोलोगे कि भाई दुग्ध ग्रंथि सभी मेमल्स में मिलती है, तो मैं बोलूँगा हाँ मिलती है, बट किसी किसी के अंदर विकसित होती है, और विकसित है तो वो दूध का निर्माण कर लेगी, जैसे माताओं के अंदर। बट नर के अंदर क्या होती है, दुग्ध ग्रंथि विकसित नहीं होती है। बट स्तन ग्रंथियाँ तो होती है, ग्रंथि तो होती है बट विकसित नहीं होती है। तो सभी, है ना, जो सभी मेमल्स है, जो सभी स्तनीय, उनके अंदर एक तो दुग्ध ग्रंथि मिलेगी और डायफ्राम मिलेगा, ठीक है। डायफ्राम क्या है, ये तुम्हारे फेफड़े होते हैं, इसके जस्ट ये संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, हमारे श्वसन में काम करता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ये फैलता है, सिकुड़ता है ना। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे फेफड़ों का आयतन बढ़ता है, घटता है, जिसकी वजह से जो
फेफड़ों के अंदर वायु का दाब है वो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। उसकी वजह से क्या होगा, वातावरण के दाब के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, ये ज़्यादा मैं डीपली जाऊँगा नहीं, तुम्हें बस इतना याद रखना है, ये इनके यूनिक लक्षण है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कार्पस कैलोसम। इनके अंदर क्या होती है, कार्पस कैलोसम होती है। ये अपवाद क्या है, प्रोटोथीरिया। जो हमारे पास प्रोटोथीरिया हमने पढ़ा था अभी, है ना, लास्ट में हमने ये विशेषताएं पढ़ी, देखी, ये देखो जस्ट अभी पढ़ा। इनके अंदर क्या होगा कि भाई जो कार्पस कैलोसम है वो क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ये देखो कार्पस कैलोसम अनुपस्थित। बट जो हमारे पास मेटाथीरिया है और जो यूथीरिया है उनके अंदर क्या होगी, कार्पस कैलोसम उपस्थित होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इनके अंदर अधिकांश जो स्तनधारी है उनके अंदर क्या मिलेगी, 7 ग्रीवा कशेरुका। ग्रीवा कशेरुका जैसे हमने पढ़ा कि भाई C7T12, है ना, ये क्या है हमारे पास जो कशेरुक दंड है उसके एग्जाम्पल है ना। तो कशेरुक दंड के अंदर क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास ग्रीवा होती है ना। ग्रीवा के अंदर कितनी कशेरुक की जो है ना कशेरुकाएँ होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। मतलब जैसे आप रीढ़ की हड्डी देखते हो ना, ये देखो ये होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, तो ये छोटे छोटे कशेरुक से बनी है। ठीक है, अब जो हमारे है ना, जो हमारे क्या है गर्दन के अंदर, गर्दन के अंदर कितनी कशेरुकाएँ होती है, 7 अधिकांश स्तनधारियों के अंदर। ठीक है, अधिकांश बोल रहा हूँ मैं। फिर इसके अंदर ये देखो, ये जो 2 आगे वाली है ना, इनको हम बोलते हैं एटलस और एक्सेस, है ना। जो ये वाले आगे वाली है ना, इनको ही हम एटलस एक्सेस बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं ना कि भाई डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक मतलब क्या है कि ये देखो ये 2 पर्वत निकले होंगे, इसलिए हमने उनको क्या बोला, डाइकोंडाइलिक। ठीक है, तो अधिकांश स्तनधारियों के अंदर कितनी ग्रीवा कशेरुकाएँ होगी, 7। समझ गए, ये गर्दन के अंदर जो कशेरुक दंड की कशेरुकाएँ मिलती है उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितनी मिलेगी, अधिकांश के अंदर 7। किस किस के अंदर 6 हो सकती है, किसी के अंदर 9 हो सकती है। ठीक है, ये अगर तुम्हारी एनसीईआरटी में होगा तो याद कर लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि भाई हमारी ग्रीवा यानी गर्दन में कितने कशेरुकाएँ होती है, 7। ठीक है ना। फिर थोरेक्स के अंदर 12 होती है ना। फिर सेक्रल होती है, कोक्सल होती है। वो तुम्हें मैं जब अगर नया चैप्टर अगर तुम्हारे चैप्टर में होगा, सिलेबस में होगा तो पढ़ाऊंगा, वरना ज़्यादा तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है और इतना डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, बाह्य उदरीय वृषण। बाह्य उदरीय वृषण का मतलब क्या है, उदर उदर मतलब तो क्या होगा, जो हमारा उदर वाला भाग होगा। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि भाई वो जो वृषण है वो उदर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर कहाँ पर आएगा, वृषण कोश में, जो हमने पहले पीछे पढ़ा था कि भाई क्या होगा, अधिकांश स्तनधारियों के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई वृषण हमारे शरीर से बाहर आ जाता है ना, वृषण कोश के अंदर। अब वो क्यों आता है, क्योंकि आप जो जनन है ना वो पढ़ रहे होंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि भाई तापमान क्या होता है, हमारे शरीर का ज़्यादा होता है और वृषण को क्या चाहिए, कम तापमान चाहिए, है ना। शुक्राणु बनाने के लिए कम तापमान चाहिए, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर से उदर गुहा से बाहर निकल जाता है ना, तापमान की वजह से। ठीक है, तो क्या होगा, बाह्य उदरीय वृषण होगा स्तनधारियों के अंदर। अपवाद कौन है, प्रोटोथीरिया। ठीक है, पहले भी बता दिया था मैंने, जलीय स्तनीय बता दिया। ठीक है, और हाथी के अंदर भी क्या होता है, बाह्य उदरीय वृषण नहीं होता, वो भी उसका अपवाद है। ये मत कर देना कि हाथी प्रोटोथीरिया, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। हाथी तो क्या है, डेवलप ही है, यूथीरिया ये, बट उनके अंदर जो वृषण कोश है वो शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, फिर क्या है, छठा क्या हो जाएगा हमारे पास, पिन्ना। पिन्ना ये समझ गए, ये इनकी उपस्थिति। पिन्ना हमने पढ़ लिया कि भाई पिन्ना किस किस के अंदर होगा, मेटाथीरिया और यूथीरिया के अंदर। बट जो प्रोटोथीरिया उनके अंदर क्या पिन्ना उपस्थित होगा, तो हमने पढ़ा कि भाई नहीं, जलीय स्तनियों के अंदर क्या होगा, ये अनुपस्थित होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बाल उपस्थिति की, भाई हमारे जो हेयर्स मिलते हैं जो तापमान का नियंत्रण करते हैं, ये कहाँ पर उपस्थित होगा, वही बताया मैंने कि भाई प्रोटोथीरिया के अंदर तो अनुपस्थित, और जो मेटाथीरिया है और जो यूथीरिया उनके अंदर क्या होगा, उपस्थित होगा। तो अपवाद के लिए कौन आ गया, जलीय स्तनी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, इसके एग्जाम्पल क्या है ना, वो देखेंगे हम। तो लेगस कौन हो जाएगा, ओरकेटोलेगस। एग्जाम्पल के अंदर कौन होगा, ओरकेटोलेगस। ठीक है, ये कौन है, रैबिट, है ना। ये हम कौन पढ़ रहे हैं, उछल कूद, जो उछलते हैं उन मैमल्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि भाई उछल कूद कौन कौन करता है। तो एक तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओरकेटोलेगस। कौन हो जाएगा, ओरकेटोलेगस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैबिट। ठीक है, रैबिट। फिर कौन हो जाएगा, लेपस। ठीक है, अब ये देखो, ये याद करने के लिए या तो इन एग्जाम्पल को क्या करो, अपने जो जहाँ पर भी पढ़ते हो उनके सामने लिख लो, है ना। और किसी से पूछो, मतलब स्टूडेंट है उनसे पूछो एक दूसरे से, है ना, या फिर उनका नाम रख दो। तो ये तो देखो, ये तो याद करने पड़ेंगे। अब क्लास में ऑफलाइन में तो हमें ये नहीं कि मैं तुम्हें बार बार रटवाऊँ या बार बार पूछूँ, ये है ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बार बार बता नहीं सकता, फिर क्या होगा, लेक्चर ज़्यादा खिंचेगा। ठीक है, तो कौन कौन, लेपस, और कौन कौन हो जाएगा, ओरकेटोलेगस। ठीक है, ये कौन से हो गए हमारे पास, उछल कूद वाले। और भी है कौन कौन, रेटस रेट। ठीक है, फिर कौन हो जाएगा हमारे पास, रेटस रेट। मस कौन हो जाएगा, माउस। और फिर कौन हो जाएगा, फेनाबुलस। ठीक है, कौन हो जाएगा,
बुलस, ठीक है। ये कौन है? गिलहरी, उछल कूद करने वाले। फेनाबुलस कौन है? हमारे पास गिलहरी, ठीक है। तो ये उछल कूद करने वाले कितने हो गए हमारे पास? कौन कौन से हो गए? एक तो ओरकेटोग्लेस, है ना, कौन हो गया? ओरकेटोलेगस, ठीक है, कौन हो गया? ओरकेटोलेगस। फिर उसके बाद लेपस, ठीक है। फिर उसके बाद कौन हो जाएगा? रेटस, है ना, रेट। फिर उसके बाद कौन हो जाएगा हमारे पास? मस, जिसको हमने क्या बोला? माउस। फिर कौन हो जाएगा? फेनाबुलस, कौन हो जाएगा? फेनाबुलस, जिसको हमने क्या बोला? गिलहरी, ठीक है, उछल कूद करने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद कौन हो जाएगा हमारे पास? खुर वाले, खुर जिनके अंदर जानते हो, खुर तो जानते होंगे आप, है ना, जिनके अंदर खुर उपस्थित रहेंगे। कौन कौन हो जाएगा खुर वाले? एक तो हो जाएगी हमारे पास बोस, है ना, गाय भैंस जो होते हैं। फिर कौन हो जाएगा? केमलस, जिसको हमने क्या बोला? केमल। फिर कौन हो जाएगा? ओविस, जिसको हम क्या बोलते हैं? भेड़। फिर कौन हो जाएगा? केपरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बकरी। फिर क्या हो जाएगा? इक्वस, जो कौन होता है? घोड़ा। फिर क्या हो जाएगा? सुस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुअर। अब देखो ये मैं बार बार नहीं बता सकता, फिर वही बोल रहा हूँ, आपको याद करने पड़ेंगे। और आप तो एग्रीकल्चर से हो तो आपको तो पता ही होगा ये सब, है ना। तो अगर नहीं पता हो तो मेरे को बाहर क्लास में पूछ लेना, कोचिंग के बाहर, कि भाई सर ये हमें वापस समझा दो, सही से समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं वापस एक बार बता दूंगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो इतना वापस रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद कौन हो गए हमारे पास? कैनिस, है ना, ये तो मैंने याद ही कराया था। कैनिस कौन हो जाएगा? जो भी डॉग वगैरह है। फेलिस कौन हो जाएगी? केट, है ना। कैनिस तो कौन हो जाएगा? डॉग। फेलिस कौन हो जाएगी हमारे पास? जितनी भी केट है। और फिर कौन हो जाएगा? पेंथेरा लियो, है ना। लोयन है तो पेंथेरा लियो। और अगर टाइगर है तो पेंथेरा टिग्रिस। ये कैसे हो जाएगा? मांसाहारी, मांसाहारी मतलब मांस खाने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए हमारे पास? ब्लू व्हेल, है ना, कौन हो जाए? ब्लू व्हेल, जिसको हमने क्या बोला? बेलेनोप्टेरा। क्या बोला? बेलेनोप्टेरा। क्या बोला? बेलेनोप्टेरा। कौन है बेलेनोप्टेरा? ब्लू व्हेल। कौन है बेलेनोप्टेरा? ब्लू व्हेल। फिर हमारे पास कौन हो जाएगा? डॉल्फिन, जिसको हमने क्या बोला? सी काऊ, है ना। डॉल्फिनस, जिसको हमने क्या बोला? सी काऊ। क्या है? जलीय स्तनधारी बताया था मैंने, ठीक है। फिर कौन हो जाएगा? मेनाटी, जिसको हमने क्या बोला? सी काऊ, है ना। ये याद मत रखना, एक ये याद रखना, हाँ, टेरोपस ना, जो उड़ने वाले स्तनधारी। आप सोच रहे होंगे कि भाई स्तनधारी उड़ते नहीं होंगे, बट उड़ते हैं। कौन सा स्तनधारी है? टेरोपस। ये कौन है? फ्लाइंग फॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? चमगादड़। तो ये क्या है? उड़ने वाले क्या है? स्तनधारी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? जो एग्जाम्पल है वो हो गए। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? रिप्रोडक्शन, कि भाई जो स्तनधारी उनके अंदर जनन कैसे कैसे होते हैं। तो ये एक लिंगी जंतु है, एग्जाम्पल से मैंने याद करवाया था, ट्रिक भी बताई थी। तो उस ट्रिक को वापस एक बार रिवाइज करना, फिर देखना, है ना। चैप्टर एकदम आपके अब मुँह पर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर को बच्चों को याद करवाने में पसीने निकल जाते हैं, है ना। तो मैंने आपको इजी वे के अंदर याद कराए, सारे एग्जाम्पल भी याद करवाए, है ना। तो एक बार मेरी लाज रखना, वापस एग्जाम्पल को रिवाइज कर लेना, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है, माताओं बहनाओं, कर लेना, ठीक है। फिर निषेचन कैसा? आंतरिक लार्वा अनुपस्थित होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष परिवर्तन होगा। अधिकांश जंतु कैसे होंगे? बच्चे को जन्म देने वाले। जो किसको जन्म देंगे? बच्चे को। तो अधिकांश जंतु कैसे हो जाएंगे? बच्चे को जन्म देने वाले, ठीक है। जरायु, जिसको बोला। अपवाद कौन हो गया हमारे पास? लेपी, है ना, लेटीपस। कौन हो जाएगा? लेटीपस अंडे देता है ना। जो प्रोटोथीरिया पढ़ा था हमने, उसके अंदर क्या पढ़ा था? लेटीपस। वो क्या करेगा? अंडे देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका अपवाद हो गया। फिर देखो लास्ट में क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए आपकी जो दरवाजे की फाटके हैं उनको खोलने के लिए, है ना। तो उनको खोलने के लिए ये 3 क्वेश्चन है मेरी तरफ से। इनको करना, क्वेश्चन को नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है, कि भाई कौन सा फॉल्स है और कौन सा ट्रू है। फिर मैं आंसर दूंगा। देखो यार, मैं इतने मेहनत कर रहा हूँ, है ना, आपके लिए, और आप क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दोगे तो फिर मेरे को शायद लगेगा कि मैं बंद कर दूँ, है ना। क्योंकि या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर मेरा पढ़ाई हुआ वेस्ट है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। और अगर आप, मेरे को लगा कि भाई आप डेडिकेशन से पढ़ रहे हो, चाहे एक बच्ची भी पढ़े, है ना भाई, एक बच्ची भी अगर डेडिकेशन से पढ़ रही है ना, तो गारंटी मैं देता हूँ कि भाई मैं आपको डेडिकेशन से पढ़ाऊँ। बट एक भी ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर वो मेरे लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, आपके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो कृपया करके देना ध्यान, क्योंकि है ना, निकल जाओ तो अच्छा है। अगर मेरी वजह से एक को भी अच्छी कॉलेज मिलेगी तो मैं बहुत बहुत ना धन्यवाद दूंगा आपका, है ना। तो बस यही रखना, मेहनत करते रहना, है ना। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। जो चीज़ समझ में नहीं आई, जहाँ पर लगा कि भाई हाँ कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर मेरे से कुछ गलत बोलने आ गया लेक्चर के अंदर, तो उसको ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं कभी कभी बोलता हूँ तो लिखता सही हूँ, बट गलत बोल नहीं आ जाता है ना, जल्दी जल्दी बोलता हूँ।
तो अगर कोई गलत हो तो एक बार कमेंट कर देना सर आपने ये वर्ड यहाँ पर गलत बोल दिया था, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना, और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको पक्का पक्का कमेंट करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई हाँ सर लेक्चर हमको कैसा लगा, है ना, जैसा भी लगा, है ना। रियलिटी बताना कि भाई सर थोड़ा बहुत कम समझ में आया या फिर हाँ सर पूरा समझ में आ गया, है ना। तो ताकि मैं अपने आप को भी सुधार सकूं, है ना, कि भाई हाँ यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आई, मैंने सही से नहीं समझा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए, और जय हिंद जय भारत।